इमरजेंसी क्रॉनिकल्स ज्ञान प्रकाश जी की एक बड़ी किताब अब स्वीकृत हो चुकी है व्यापक रूप से, और इसका अनुवाद आपातकाल आख्यान नाम से मिहिर पांड्या ने हिंदी में किया है। इतिहास का यह जटिल प्रसंग, कई मायनों में जटिल प्रसंग, और ज्ञान प्रकाश जी की इस किताब को पढ़ते हुए तो खास तौर पे लगता है कि हम जितना इसको गहरा मामला समझते हैं वैसा है नहीं। इसकी जड़ें पीछे दूर तक जाती हैं और आगे भी उसकी जड़ें निकलती हुई फूटती हुई दिख रही हैं। तो इसका अनुवाद भी कोई बहुत सरल रास्ते से नहीं हुआ, लंबा समय लगा, लेकिन बहुत रच के और बहुत सरस ढंग से अनुवाद हुआ है। ये सब बातें आगे और भी तरह से होंगी। फिलहाल कार्यक्रम की रूपरेखा यह है कि औपचारिक स्वागत भाषण के बाद मिहिर पांड्या ने लोकार्पण किताब का होगा, और उसके बाद अनुवादक की निगाह से मिहिर पांड्या इस किताब पर बात करेंगे, कुछ अंश भी पढ़कर सुनाएंगे। उसके बाद ज्ञान प्रकाश जी से सीमा चिश्ती जी और अशोक कुमार पांडे जी बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं अशोक महेश्वरी जी, हमारे राजकमल प्रकाशन समूह के अध्यक्ष, उनको आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आएं और औपचारिक स्वागत। नमस्कार माननीय मंच और श्रोतागण। राजकमल प्रकाशन समूह के इस आयोजन में आप सभी का स्वागत है। पाठक, लेखक और पुस्तक प्रेमी ही हमारी प्रेरणा है। आपसे ही हमारे काम की सार्थकता है। आपसे प्रत्यक्ष संवाद का हर एक अवसर हमारे लिए विशेष खुशी का अवसर होता है। आज ऐसा ही एक अवसर है। अभी ज्ञान प्रकाश जी की पुस्तक आपातकाल आख्यान, इंदिरा गांधी और लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा का लोकार्पण होगा, फिर उनसे बातचीत होगी। आपातकाल या इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक अप्रत्याशित घटना थी, अवांछित भी। आपातकाल की घोषणा वैधानिक प्रावधानों के जरिए ही की गई थी, लेकिन तत्काल इसके जो प्रभाव नजर आए उनसे स्पष्ट हो गया कि महज 3 दशक पहले आज़ाद होकर लोकतंत्र की राह पर आगे बढ़ने वाले देश के लिए यह हतप्रभ और हताश करने वाला कदम था। तब मेरी उम्र कम थी, लेकिन माहौल में व्याप्त भय और तनाव समझ में आ रहा था। जल्द ही विरोध में आवाज़ें उठने लगीं। मुझे याद है, यहीं कमला नगर में सबकी नज़र बचाकर हम किशोर अपने पास पड़ोस के घरों में आपातकाल विरोधी पर्चे डाल आते थे। यह क्रम कई महीने तक लगातार चला। हमारे युवा लोकतंत्र के लिए आपातकाल एक चेतावनी साबित हुआ। लंबे संघर्ष और अनगिनत बलिदानों के बाद हमें आज़ादी मिली थी। आज़ादी कि जिस बुनियाद पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है, उसकी हिफाजत, उसका पोषण हमें करना ही है। लोकतंत्र निसंदेह समाज संचालन की बेहतर व्यवस्था है। इतिहास बतलाता है कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था भी अपनी सार्थकता खो देती है अगर उसकी निरंतर देखभाल और परिष्कार न किया जाए। आपातकाल से हमें यह जरूरी सीख मिली कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ एक सरकार चुन लेना नहीं है। यह स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करने के लिए हमें निरंतर जगाए रखने वाला विवेक है। अभी लोकार्पित होने जा रही पुस्तक हमारे हालिया इतिहास की इस परिघटना की बारीक विवेचना करती है। प्रसंगवश यहाँ यह कहना उचित होगा कि आपातकाल को एक बीत चुकी बात भर नहीं समझना चाहिए। जैसा कि ज्ञान प्रकाश जी ने लिखा है, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष अतीत में आई इस चुनौती को एक ऐतिहासिक संदर्भ के रूप में समझने की जरूरत है। इसके साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि घोषित हो या अघोषित, आपातकाल किसी भी रूप में वरेण्य नहीं है। हमारी प्राथमिकता ऐसी पुस्तकों को प्रकाशित करना रही है जो बौद्धिक उन्नति में सहायक हों। ऐसी पुस्तकें जो समाज, देश और दुनिया को बेहतर बनाने का जरिया बने। आपातकाल आख्यान ऐसी ही पुस्तक है। हमें पूरा विश्वास है कि इस पुस्तक से
हमें सोचने समझने की नई ऊर्जा मिलेगी, अपने समय समाज को देखने परखने की सम्यक दृष्टि मिलेगी और एक सजग नागरिक के रूप में समाज, देश और दुनिया के प्रति बेहतर भूमिका निभाने की प्रेरणा मिलेगी। इस पुस्तक के आखिर में उद्धृत बाबा साहेब अम्बेडकर के उस कथन का सार आपके सामने रखते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, जो उन्होंने संविधान सभा के समापन सत्र में कहा था। अपनी स्वतंत्रता को किसी नेता के चरणों में सौंपना वास्तव में उसको नष्ट कर देना है। धन्यवाद। जो नौजवान साथी हमारे बीच मौजूद हैं, ज्ञान प्रकाश जी के बारे में उनमें से कुछ जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं उनके बारे में मैं थोड़ा परिचय रखना चाहूँगा, क्योंकि हम ज्ञान जी के निमित्त आज इकट्ठे हुए हैं। तो ज्ञान प्रकाश जी मुंबई फेबल्स के लिए वैसे ज़्यादा जाने जाते हैं, क्योंकि उस पर अनुराग कश्यप ने मुंबई फेबल्स पे बॉम्बे वॉलबिट नाम से 2015 में फिल्म बनाई। तो हम लोग सिनेमा के माध्यम से इतिहास को या किसी भी किताब को, साहित्य को भी जानने में ज़्यादा सहज अपने आप को पाते हैं। और यह संयोग है कि आपातकाल आख्यान किताब में सिनेमा को भी इमरजेंसी को डिकोड करने में, उस इतिहास के जटिल प्रसंग को डिकोड करने में एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है। मिहिर आगे इस पर कुछ बात भी करने वाले हैं। आप प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग में डेटन स्कॉटसन प्रोफेसर हैं और आप सबल्टन स्टडीज कलेक्टिव के 2006 में विघटित होने से पहले तक उसके सदस्य रहे हैं। बॉन्ड एंड हिस्ट्रीज अनदर रीजन, ये भी आपकी किताबें हैं। फिलहाल इमरजेंसी क्रॉनिकल्स आपातकाल आख्यान किताब जो है, ये ज्ञान जी की पहचान बनती हुई दिख रही हैं। सीमा जी हमारे बीच हैं। सीमा जी, ज्ञान जी मंच पर आ जाएं, अब किताब लोकार्पित हो। सीमा जी हमारे बीच हैं। सीमा चिश्ती जी ऐसी पत्रकार हैं जो प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न और अब वेब पत्रकारिता के सभी फॉर्मेट में काम करने वाले पत्रकार हैं, और बीबीसी से लेकर के इंडियन एक्सप्रेस और अब यहाँ वायर तक सब में काम कर चुकी हैं, और राजनीति, इतिहास, सिनेमा सब में आपकी दिलचस्पी है। कृपया मंच पर आए। अशोक कुमार पांडे साहित्य से इतिहास की तरफ मुड़े। कश्मीर के इतिहास और समकालीन परिलेखन के लिए वे ज़्यादा जाने गए। कश्मीर नामा, कश्मीर और कश्मीरी पंडित, फिर उसने गांधी को क्यों मारा, सावरकर, काला पानी और उसके बाद, इन सब किताबों से अशोक कुमार पांडे की पहचान की व्याप्ति एक अलग स्तर पर गई है। और हिंदी में जो लोकप्रिय इतिहास लेखन की बहुत ज़रूरत थी, उस कमी को भरने वाले एक सशक्त नाम बन के उभरे हैं, और उनके बहुत सारे पाठक उनको बहुत पसंद करते हैं। हम उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं। अशोक जी भी किताब के लोकार्पण के लिए मंच पर आए। और मिहिर जो इस किताब के अनुवादक हैं, आपका परिचय मैं बाद में दूंगा, आप भी लोकार्पण के लिए आए। अनुपम मदद करें। सब आ गए। अब रविकांत जी जो पीछे बैठे हुए हैं, कृपया कृपया वो भी मंच पर लोकार्पण के लिए आए, क्योंकि ये किताब जो राजकमल से आज लोकार्पित हो रही है, इसके पीछे असली जो व्यक्ति हैं वो यही हैं, जिन्होंने लेखक, अनुवादक और प्रकाशक तीनों को आपस में जोड़ा। इस किताब के हीरो के तौर पे प्रबीर पुरकायस्थ को बार बार याद किया जा रहा है और चर्चा में नाम लिया जा रहा है, और ये किताब शुरू ही उनसे हो रही है और वे यहाँ उपस्थित हैं, तो हम उनसे भी अनुरोध करते हैं कृपया वे मंच पर आएं। किताब जिनसे शुरू हो रही है वो सबसे पीछे आए हुए बैठे हुए हैं, जबकि सबसे पहले आने वाले लोगों में आए। मिहिर पंड्या लोकप्रिय सिनेमा के अध्येता हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी सिनेमा के समकालीन शहर की उपस्थिति पर पीएचडी कर चुके हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के
कई कॉलेजों में अध्यापन भी किया है उन्होंने। पहली किताब शहर और सिनेमा वाया दिल्ली इनकी काफ़ी चर्चित रही। पत्र पत्रिकाओं में सिनेमा पर नियमित लेखन करने वाले मिहिर। दिलचस्प बात है कि इस किताब के अनुवादक इस रूप में भी बहुत कारगर साबित हुए कि साहित्य और सिनेमा इस किताब में ठीक ठाक ढंग से इस्तेमाल हुए हैं, और मिहिर ने काफ़ी मन से इसका बहुत धैर्य के साथ अनुवाद किया, और अपने अनुवाद को भी वो बार बार जांचते रहे कि वो ठीक जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ऐसे अनुवादक बहुत दुर्लभ होते हैं, तो मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपनी बात रखें। साथ ही एक अंश भी है। बहुत शुक्रिया निरुपम जी। बहुत धैर्य के साथ जब निरुपम जी कह रहे थे तो उसके पीछे छुपी हुई बात ये थी कि बहुत ज़्यादा समय लिया, लेकिन बहुत सारे उतार चढ़ाव इस बीच में आए। और सबसे पहले तो मैं ज्ञान प्रकाश जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने बहुत लंबे समय तक धैर्य बना के रखा और मैं और बेहतर और अच्छा करने की कोशिश में समय लेता रहा, पर फाइनली किताब आ गई है। जैसे कोविड के समय पे एक समय ऐसा था ना जब लग रहा था कि बस यही चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। ऐसा कभी होता है, ऐसा किताब के अनुवाद में भी लगने लगता है मैराथन दौड़ रहे हैं, कभी ख़त्म नहीं होगी। पर खैर, मैं किताब के प्रति क्यों आकर्षित हुआ यहाँ से बात शुरू करूँगा, थोड़ी सी अपनी बात रख के, और एक छोटा सा फिर अंश आपको पढ़ के सुनाऊंगा। पहला आकर्षण तो विषय की वजह से था, और मैं मूलतः इतिहास का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ। पेशेवर रूप से मैंने कभी इतिहास नहीं पढ़ा। राजनीति विज्ञान भी मेरे पिता का विषय रहा है, मेरा विषय नहीं रहा। मैं सिनेमा का विद्यार्थी रहा, साहित्य का विद्यार्थी रहा। पर ये दो काल हैं, राजनीति के प्रति आकर्षण तो रहा है हमेशा, और ये भारत के इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में दो टाइम पीरियड हैं, दो काल हैं, एक 20 का दशक और एक 70 का दशक। ये दोनों मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं उस वजह से भी क्योंकि मुझे लगता है इन दोनों डेकेड्स में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही थी जो कि बहुत अलग अलग चीज़ों को बना रही थी, बदल रही थी, और उससे आगे की कई ऐसी दिशाएं तय हो रही थी जो अभी तक पूरी तरह से शायद हम उसको व्याख्यायित नहीं कर पाए। दूसरा, ये दोनों समय ऐसे थे भारत के इतिहास में जब युवा नौजवान एकदम किसी घटनाक्रम को नियंत्रित कर रहे थे, आगे ले जा रहे थे, बदल रहे थे, चैलेंज कर रहे थे। तो उस वजह से भी ये एक आकर्षण का कारण था। तो जब ये किताब के अनुवाद का ऑफर आया रविकांत जी की वजह से, और वो नहीं होते तो शायद किताब होती भी नहीं, हिंदी की अनुवाद के पीछे वो सबसे बड़ी वजह है। तो इस समय के प्रति आकर्षण था कि ये 70 का दशक क्या था जिस समय पे मैं सिनेमा का विद्यार्थी हूँ तो लोग एंग्री यंग मैन से उस दौर को याद करते हैं, और ज्ञान जी ने भी सिनेमा का सहारा लिया, लेकिन बहुत अलग तरह से लिया है उस दौर को समझने के लिए। मैं उस पर आऊँगा। दूसरा वजह थी जब हम कोविड के बीच में थे और ये अनुवाद की बात आई और ये किताब हमारे सामने आई, तो भारत की राजनीति और वर्तमान भारत की राजनीति का जो वर्तमान है वो भी ये वजह बना, क्योंकि मेरी जनरेशन, मेरी पीढ़ी एक खास तरह की राजनीति देख के बड़ी हुई है। हम सब गठबंधन के दौर की पैदाइश है, मैं ये कहता हूँ। हमने कोलिशन पॉलिटिक्स देखी है। मेरी पैदाइश के बाद में पहली बार किसी राजनीतिक दल ने संसद में पूर्ण बहुमत 30 साल के बाद में 2014 में जीता, और अचानक से हमने 30 साल तक जो भी राजनीति देखी थी, समझी थी, वो बदलने लगी। ऐसा लगा कि एक पूर्व निर्मित दिशा है जिसकी तरफ देश को धकेला जा रहा है। और 2018 में चुनाव के पहले हम सभी कह रहे थे कि गठबंधन की राजनीति को विलन बनाया जा रहा है, जबकि उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। देश ने बहुत सारा बदलाव, बहुत सारे विकास की चीज़ें, बहुत सारे लोकतांत्रिक चीज़ें उस दौर में हुई हैं। 2019 का प्रचंड बहुमत आया और चीज़ें उस दिशा में धकेली जाने लगी। तो मुझे लगा ये बहुत मौजू, बहुत समीचीन मौका है कि हम उस दौर को देखें जब ये प्रचंड बहुमत और एक पार्टी की सरकार का सबसे ज़्यादा क्रूर चेहरा हमारे इतिहास में दिखाई दिया था। शायद उससे कुछ सबक हमको मिले, और इसलिए भी हम इस किताब की तरफ लौटे। एक और चीज़ है जो ज्ञान प्रकाश के लेखन से जुड़ती है, क्यों मैं इस किताब की तरफ आकर्षित हुआ। मुझे लगता है उसके लिए मैं एक छोटा सा अंश आपको मेरी जो टिप्पणी है उससे पढ़ के सुना रहा हूँ, क्योंकि शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से कह पाऊँगा। ज्ञान प्रकाश की इतिहास लेखन शैली की एक और ख़ास खूबी है
जिसका मैं तब प्रशंसक हो गया था जब मैंने अपने कॉलेज के दिनों में उनकी मेरी पढ़ी पहली किताब मुंबई फेबल्स पढ़ी थी। ज्ञान प्रकाश इतिहास के बारे में लिखते हुए भी गजब की तात्कालिकता के साथ लिखते हैं। लिख भले वे 50 साल पहले घटी किसी मृत इतिहास की घटना के बारे में रहे हों, लेकिन उसमें से ही कितनी बार वे आपको उस मृत इतिहास के मध्य किसी जिंदा धड़कते हुए नाजुक दोराहे के बिल्कुल बीचों बीच ले जाकर खड़ा कर देते हैं। इसमें किसी थ्रिलर सिनेमाई पटकथा जैसा हैरत अंगेज रोमांच है। और अगर आप इस किताब की शुरुआत पढ़ेंगे, जो जिसके नायक वहाँ पीछे बैठे हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी बॉलीवुड फिल्म की पटकथा के एंट्री सीन में, आजकल फिल्मों के एंट्री सीन ऐसे ही होते हैं कि एकदम से पुलिस की जीप आती है और किसी व्यक्ति को उठा लिया जाता है दिन दहाड़े। लगता है जैसे यहाँ मौजूद इतिहास अभी पूरी तरह घटा नहीं है, हमारी आंखों के सामने ठीक यहीं वर्तमान की तरह निर्मित हो रहा है। इस रचे जा रहे वर्तमान की आकांक्षा और आशंका दोनों से लबरेज सिरहन से आप बच नहीं सकते। मैंने बहुत पहले दस्तावेजी फिल्मकार लॉरा पॉइट्रस की सिटीजन 4 देखते हुए ये संभावनाओं से भरी त्वरा को महसूस किया था। बाद में खुशबू राका और विनय शुक्ला की एन इनसिग्निफिकेंट मैन और विनय की ही वाइल वी वॉच्ड, ये दोनों डॉक्यूमेंट्रीज हैं, इनको देखते हुए भी वही रोमांच महसूस हुआ कि हम एक इतिहास को अपनी आंखों के सामने बनता हुआ देख रहे हैं। यह उच्च कोटि के समकालीन दस्तावेजी सिनेमा की त्वरा है, जिसका समकक्ष अनुभव यहाँ एक नॉन फिक्शन लेखक लोकप्रिय इतिहास लेखन में ले आया है। एक और बात नोट करने की है कि इतिहास को देखने का ये तात्कालिकता से भरा तेवर हमसे अवश्यंभारवता की निर्णयकारी कसौटी छीन लेता है। हम पहले से जजमेंट बना के उसे नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसे में किंचित पूर्वाग्रह से रहित होकर हम इस इतिहास की बहुआयामिता को कुछ बेहतर परख पाते हैं। लेकिन यहीं पर अनुवादक की असल चुनौती भी छिपी है। जैसा आप पढ़ते हुए महसूस करेंगे, ज्ञान की इस कहन की शैली को कुछ अध्यायों में खास उभरकर वो सामने आती है। भाषा की निरंतरता बनाए रखते हुए भी एक अनुवादक के तौर पर यहाँ मैंने कोशिश की है कि ऐसे एक्शन से भरे अध्यायों में घटनाक्रम की उस त्वरा को मैं बनाए रख पाऊँ, इतिहास के भीतर मौजूद उसकी बेचैनी, उसकी तात्कालिकता, उसकी अर्जेंसी, उसकी वर्तमानता को निभा पाऊँ। ये आप लोग तय करेंगे कि मैं इस चुनौती में कितना खरा उतर पाया, लेकिन कोशिश है कि किताब आपको उस समय में वापस ले जाए। और इवन जब हम 1947 की बात कर रहे हैं इस किताब में, तो उस समय में वापस ले जाए जो संविधान के बनने का भी समय था, और एक तरफ संविधान लिखा जा रहा था और दूसरी तरफ लोग ये कह रहे थे कि हम संसद भवन तक पहुँचे कैसे, रास्ते में दंगे हो रहे हैं, हमको पास तो दिलवाइए, गाड़ी में कोई रास्ते में जला देगा तो क्या होगा। तो दो बिल्कुल अलग तरह की दुनिया एक ही समय में घट रही थी। इतनी बात कहकर और लेखक का और सीमा जी का और अशोक जी का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत में शामिल होने के लिए अपनी तरफ से देते हुए, और राजकमल प्रकाशन का और अशोक जी का बहुत बहुत शुक्रिया देते हुए, और निरुपम जी का क्या शुक्रिया अदा करूं। निरुपम जी मित्र भी हैं और साथी भी हैं, मुश्किल समय में साथ खड़े रहते हैं, उसके लिए शुक्रिया। और पूरी राजकमल की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी समय में एकदम जब मारकाट मची रहती है उस समय पे किताब सही समय पे लाने के लिए, मैं थोड़ा देरी से काम करने वाला व्यक्ति हूँ, तो मुझसे सही समय पे काम करवा लेने के लिए। और आखिर में रविकांत पीछे बैठे हैं, उनके बिना किताब नहीं पूरा होती और उनके बिना हम भी नहीं होते। यहाँ पे हम खड़े हैं, उसके पीछे वो खड़े हैं, इसी वजह से, इसी विश्वास से हम खड़े हैं। तो इतनी बात कह के मैं एक छोटा सा हिस्सा पढ़ रहा हूँ। ये बात की गई थी कि ज्ञान प्रकाश अपनी इतिहास लेखन में फिल्मों की, केवल फिल्मों की नहीं, फिल्मों की, और उसमें भी बहुत आसान है अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन से आपातकाल को जोड़ देना, लेकिन आप श्याम बेनेगल की फिल्मों को इस दृष्टि से देखते हैं क्या? आप उससे पहले जो फिल्म डिवीज़न जो डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा था उसको इस दृष्टि से देखते हैं क्या? क्या उन फिल्मों से भी हम उस समय की बेचैनी को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं? ठीक इसी तरह से हम केवल इतिहास की किताबों के पास जाते हैं या हम साहित्य के पास भी जाते हैं? हम आपातकाल को समझने के लिए कटराबी आरजू के पास जाते हैं, हम आपातकाल को समझने के लिए ज्ञान प्रकाश की आपातकाल आख्यान में निर्मल वर्मा के रात का रिपोर्टर के पास में जाते हैं। और हम कारों का इतिहास कैसे बना, लोग सस्ती कार के पीछे क्यों दीवाने हो जाते हैं, इस इतिहास के पीछे भी जाते हैं। एक पति पत्नी की
उन चिट्ठियों के पास जाते हैं जो जेल में बैठ के वो एक दूसरे को लिख रहे हैं, और उन्हें पता नहीं है कि वो कभी इस जेल से छूटेंगे या नहीं छूटेंगे। तो वो तात्कालिकता वहाँ भी है जब आप प्रमिला दंडवते और मधुर दंडवते की एक दूसरे को जेल से लिखी हुई चिट्ठियाँ पढ़ रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम है कि 21 महीने की कैद है या 21 साल की कैद है, हमेशा रहने वाली है या आगे इस सुरंग के आखिर में कोई अंधेरा है, उजाला है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप इस किताब में पढ़ेंगे। मैं एक छोटा सा हिस्सा पढ़ रहा हूँ, मुझे चुनना बड़ा मुश्किल है कौन सा हिस्सा पढ़ा जाए, लेकिन दो फिल्मों की चर्चा है जो आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी। श्याम बेनेगल की दो फिल्में हैं, निशांत और अंकुर। अंकुर 1973 में आई थी, निशांत 1975 में आई थी। ज्ञान प्रकाश इन दोनों फिल्मों के रास्ते हमको उस समय की बेचैनी और उस समय के किस तरह के सवाल थे जो खड़े हो रहे थे, जिनकी गर्भ से आपातकाल की वो सत्ता निकलती है, उसकी दिशा में लेकर जाते हैं। 70 के दशक तक लोगों के दिलों में ये भावना घर करने लगी थी कि सामंतशाही से मुक्ति का जो वादा नई लोकतांत्रिक व्यवस्था ने उनसे किया था वो पूरा होता नहीं दिखता। इस भावना को बेहतर तरीके से समझने के लिए एक खिड़की 70 के दशक के समांतर सिनेमा से खुलती है। सामंती व्यवस्था द्वारा पोषित अन्याय पर तीखी टिप्पणी करती अपनी दो उल्लेखनीय आरंभिक फिल्मों अंकुर 1973 और निशांत 1975 के साथ निर्देशक श्याम बेनेगल हिंदी सिनेमा में अपनी अविस्मरणीय पारी की शुरुआत करते हैं। 60 के दशक का उत्तरार्ध एवं 70 के दशक का पूर्वार्ध दुनिया भर में नई रचनात्मक उर्वरता के लिए जाना जाता है। यही वो समय है जब ब्राजील में सिनेमा नोवो से निकलकर थर्ड सिनेमा की धारा जन्म लेती है। थर्ड सिनेमा तीसरी दुनिया के अपने सौंदर्य शास्त्र को रचता ऐसा घोषणा पत्र है जो सामाजिक गैर बराबरी से मुक्ति का आह्वान करता है। तीसरी दुनिया के इस मैनिफेस्टो में जीन लुक गोदार्द जैसे फ्रांसीसी अवांगर्द फिल्मकारों की सलाह भी शामिल है। याद रखना चाहिए कि गोदार्द वही हैं जिन्होंने माओ को भी बाकायदे इस न्यू वेव का हिस्सा मानने की घोषणा की थी। यहाँ तक कि हॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं रह पाता और 70 के दशक की शुरुआत में वहाँ भी एक अमेरिकन न्यू वेव फूट पड़ती है। भारत में यह न्यू वेव बम्बईया व्यावसायिक सिनेमा की धारा के दायरे के बाहर जन्म लेती है। कुछ हद तक इसके विकास में राज्य द्वारा खड़ी की गई संस्था फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन FFC का बड़ा योगदान रहा, जिसने छोटे बजट की इन फिल्मों को निर्माण के लिए पैसा उपलब्ध करवाया। शुरुआती मदद पाने वालों की सूची में एक नाम सत्यजीत राय का भी था। 60 का दशक बीतते न बीतते इंडियन न्यू वेव की यह धारा उन फिल्मों में नजर आने लगी जिनका निर्माण सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपलब्ध पैसे से मुख्य धारा सिनेमा के बाहर हो रहा था। इस नए और आगे जाकर समांतर सिनेमा कहलाए जाने वाले सिनेमा के हरावल दस्ते में ऋत्विक घटक जैसे सम्मानित वरिष्ठ फिल्मकार सम्मिलित थे। थोड़ा सा ऐसा छोड़ रहा हूँ, फिल्म के बारे में आगे जा रहा हूँ। आप में से कुछ लोगों ने फिल्में देखी हैं, ये दोनों देखी हैं? ठीक है। भारतीय सिनेमा सामंतवाद से अछूता तो इसके पहले भी नहीं रहा। व्यावसायिक सिनेमा ने भी इसी सामंती ढांचे को अपनी पारिवारिक मेलोड्रामा कहानियों की आधारभूमि के तौर पर बखूबी इस्तेमाल किया। पर बेनेगल की फिल्में इस मायने में अलग थीं कि वे इस सामंती ढांचे की आलोचना प्रस्तुत कर रहे थे। इससे जुड़े मूल्यों की कड़वी सच्चाई पर्दे पर बिना किसी लाग लपेट के परोस रहे थे। उनकी फिल्म अंकुर एक जमींदार के लड़के सूर्या की कहानी कहती है। पढ़ाई में गच्चा खाने के बाद जिसकी शादी अपने से कहीं छोटी उम्र की एक लड़की से कर दी जाती है। गौना होने में अभी देर है और सूर्या को उसके पिता जमींदारी संभालने के लिए शहर से गांव भेज देते हैं। यही सूर्या की नजर तीखे नैन नक्श वाली दलित कामगार स्त्री लक्ष्मी पर जा ठहरती है। शबाना आजमी ने भूलकर जब जमींदार के यहाँ छोटे मोटे काम करने वाला लक्ष्मी का गूंगा बहरा पति चोरी का इल्जाम लगने पर बदनामी के डर से उसे छोड़कर भाग जाता है, सूर्या लक्ष्मी को सहारा देने का वादा कर अपनी ओर खींच लेता है। लक्ष्मी गर्भवती हो जाती है। परेशान सूर्या उससे बच्चा गिरा देने को कहता है, लेकिन लक्ष्मी ऐसा करने से इनकार कर देती है। इस बीच सूर्या की नवविवाहिता पत्नी भी अपने पीहर से ससुराल आ जाती है और गांव आकर सूर्या के साथ रहने लगती है।
इधर लक्ष्मी का गूंगा बहरा पति भी वापस लौट आता है। जब वो देखता है कि उसकी पत्नी पेट से है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो फौरन काम मांगने के लिए जमींदार के घर की ओर भागता है। पर सूर्या इस तरह उसे अपनी ओर बढ़ता देख घबरा जाता है और समझता है कि लक्ष्मी का पति उससे बदला लेने आ रहा है। सूर्या बेरहमी से उसे मारता है। फिल्म के अंतिम दृश्य में हम गांव के एक लड़के को जमींदार के घर की खिड़की की ओर पत्थर उछालता देखते हैं। निशांत भी सामंती चौधराहट की गाथा है। सामंती आर्थिक और लैंगिक भेद यहाँ कहानी के केंद्र में है। दबंग जमींदार जिसका इलाके पर कब्जा है और चौधराहट ऐसी कि गांव की पुलिस भी उसकी एड़ी के नीचे ही रहती है। ऐसे में देखकर हैरानी नहीं होती जब गांव में नए आए स्कूल मास्टर की पत्नी को जमींदार का छोटा भाई उठा लेता है और स्कूल मास्टर चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ता। ये गिरीश कर्नाड ने भूमिका निभाई है स्कूल मास्टर की। जमींदार का भाई उसके साथ बलात्कार कर के अंत में फेंके गए पत्थर रूपी प्रतीकात्मक विद्रोह से उलट निशांत का विद्रोह संपूर्ण है, भागीदारी वाला है और हिंसक है। भीड़ जमींदार की कोठी पर हमला कर देती है और जमींदार उसके 2 भाइयों और सबसे छोटे भाई की पत्नी की हत्या कर देती है। जमींदार का अकेला जिंदा बचा भाई किसी तरह भीड़ से छिपकर स्कूल मास्टर की पत्नी के साथ पहाड़ी की नजदीक जा छुपता है। अंतिम दृश्य में हम हिंसक भीड़ को उस ओर बढ़ता हुआ देखते हैं जहां ये दोनों छिपे हैं। इन फिल्मों का घटनाक्रम औपनिवेशिक भारत है। इन फिल्मों का घटनाक्रम औपनिवेशिक भारत है। इस तरह यह मुल्क के वर्तमान से एक किस्म की दूरी बनाती हैं। यह फिल्में सामंतवाद को आज़ादी पूर्व के गैर आधुनिक हिंदुस्तान से जोड़ती हैं। अंकुर तो शुरुआत में ही शहरी आधुनिक किरदार सूर्या की नज़र से भारत के ग्रामीण अंचल को देखने का निमंत्रण देती है। गांव में मौजूद सामाजिकता का ढांचा आधुनिक दर्शक को किसी बीते जमाने की बात लगता है। फिल्म में मौजूद वर्तमान से सचेत दूरी के चलते दर्शक यह बात कुछ समय के लिए भूल जाता है कि राज्य संस्था ने आज़ादी मिलने के बाद भी सामंतवाद खत्म करने का अपना वादा अब तक पूरा नहीं किया है। इसके बावजूद अंकुर ग्रामीण अंचल के चित्रण और पर्दे पर उसे देखने के नजरिए में कई नए आयाम जोड़ती है। राष्ट्रवादी आख्यान में गांव भाईचारे, आपसी सामंजस्य और जीवन से समृद्ध जगह बनकर उभरती रही है। लेकिन यहां चित्रित गांव में सामंती पितृसत्तात्मकता, शोषण और गरीबी का बोलबाला है। जैसे जैसे कथानक आगे बढ़ता है, इस सामंती शोषण को हम लक्ष्मी के नजरिए से भी देख पाते हैं। आरंभ में वह इस सामंती पितृसत्ता की आज्ञाकारिणी स्त्री है, लेकिन कथा में आगे बढ़ने पर उसके किरदार का विकास होता है और वह अपने फैसले खुद अपनी इच्छा से लेती हुई दिखाई देती है। सूर्या से समझौता कर लेने का गांव के प्रधान द्वारा दिया गया प्रस्ताव वो खारिज कर देती है। जब सूर्या उसे अपना बच्चा गिरा देने को कहता है तो वो इस आदेश को भी मानने से साफ इनकार कर देती है। आखिर में जब जमींदार का लड़का उसके पति को बेरहमी से मारता है, लक्ष्मी अपने रौद्र रूप में सामने आती है। चीखों और गालियों से भरी उसकी मर्मांतक पुकार, हम तेरे खरीदे गुलाम नहीं हैं, फिजा में गूंजती है। आसपास जमा गांव वाले सूर्या को घृणा की नजरों से देखते हैं। आखिरी दृश्य में जब वो किशोर लड़का जमींदार की कोठी पर पत्थर उछालता है, दर्शक भी सामंती शोषण को खत्म करने में उसका पक्का साझेदार बन चुका है। वहीं स्कूल मास्टर का उचित रास्तों से न्याय हासिल करने के लिए असफल संघर्ष दिखाकर निशांत शांति से, लेकिन इससे कहीं ज्यादा मुखर तरीके से दर्शक को अपने सामंती यौन शोषण के खिलाफ आंदोलित करती है। फिल्म के एक दृश्य में जब मास्टर का अपनी अगवा पत्नी से मंदिर में अचानक सामना होता है, पत्नी उसकी मर्दानगी को धिक्कारते हुए यह कहकर कोसती है, ऊपर से बोले की कोशिश किए, आग लगा देना था हवेली को। जब फिल्म के अंतिम क्षणों में जनता जमींदार और उसके परिवार के साथ हिंसा पर उतारू है, फिल्म दर्शकों से चाहती है कि हम इस कार्रवाई को भी सहानुभूतिपूर्ण नजरों से देखें, क्योंकि इस गैर बराबर सत्ता तंत्र से न्याय हासिल करने का अब यही एक जरिया बाकी है। शुक्रिया। तो ये उस समय और उस समय की जो भीतर आग मौजूद थी, उस समय की तेवर में, उसकी व्याख्या के लिए हम एक फिल्म तक जाते हैं। मेरी फिल्मों में रुचि रही है तो ये शायद वो अंश है जहाँ पे मैंने अनुवाद करते हुए सबसे ज़्यादा आनंद भी लिया और शायद सबसे ज़्यादा छूट भी ली, जिससे कि वो तेवर अनुवाद के ज़रिए हिंदी के पाठकों तक भी पहुँच पाए। एक बार फिर से ज्ञान जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके पास किताब आ गई होगी, आ जाएगी, किताब पढ़ के किताब पर राय दीजिएगा और आगे इसकी बात कीजिएगा।
थैंक यू। यह किताब कई जगह चौंकाती है। लगता है कि अरे यह भी है इतने विस्तार से। जैसे मधु लिमये की चिट्ठियों से जो अंश ज्ञान जी ने उद्धृत किए हैं, उससे उस समय की राजनीति में लोगों के जो वैचारिक स्तर थे और जो उनके पढ़ने लिखने का स्तर था, उसका अंदाज़ा भी मिलता है कि वो बापट की कविता, शेक्सपियर के कोट्स से लेकर के कॉलरिज के उद्धरण तक उसमें चिट्ठियों में इंदिरा गांधी को लिख के भेज रहे हैं। जैसे एक अध्याय है बुलडोजर और इंसानियत, उसमें वो चैप्टर शुरू होता है तो लगता है कि हम कुछ देर के लिए भूल जाते हैं कि हम राजनीतिक इतिहास पढ़ रहे हैं या हम शहर का इतिहास पढ़ रहे हैं। पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली के सामने नई दिल्ली बन रही है और पुरानी दिल्ली वाले लोग क्या सोच रहे हैं। तो बहुत ही दिलचस्प तो है किताब, लेकिन मैं क्या बोलूँ, मैं तो प्रकाशन से हूँ। तो अशोक कुमार पांडे जी और सीमा चिश्ती जी के हवाले अब यह मंच है, बातचीत शुरू करें आप लोग। 50 मिनट का समय है, उसके बाद कुछ सवाल हम लोग सामने से भी लेना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। किताब वाकई बहुत रोचक है और अनुवाद बहुत अच्छा हुआ है। ये मैं अलग से इसलिए कह रहा हूँ कि अनुवादों को पढ़ने से धीरे धीरे हमारे जैसे लोगों को डर लगने लगा था। बहुत ख़राब अनुवाद हिंदी में कई बार आते हैं और किताब का पूरा जो रस होता है वो ख़त्म कर देते हैं, लेकिन इस किताब का अनुवाद बहुत अच्छा हुआ है। जो भी पढ़ेगा उसको लगेगा कि हिंदी में ही ये किताब लिखी गई है। वो पूरा हिंदी का जो ढब है, रंग है, वो सारा का सारा इसमें आपको दिखेगा। सवाल पूछना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है किताब के विमोचन में, लेकिन अब कहा गया है तो पूछेंगे। ज्ञान जी, इस किताब को जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी उम्मीद ये थी कि आपातकाल किन परिस्थितियों में लगा, उसके पहले क्या स्थितियां थीं, कौन सी वजह थी जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाना पड़ा। ये मैं कोट अनकोट में ये वाक्य कह रहा हूँ। क्या इसके अलावा इंदिरा जी के पास कोई विकल्प था? इस पर थोड़ी विस्तार से बात होगी। जैसे सीआईए वाली बात आपने इंदिरा के आरोप के हवाले से सीआईए की बात की है। किसिंजर को पढ़िए जो उस समय उन्होंने लिखा है, या फिर निक्सन जो सारा कुछ कर रहे थे। ये तो एक सच्चाई थी कि बहुत सारे देशों में सरकारें गिराना उठाना ये सब काम उस ज़माने में हुआ। ये भी सच्चाई थी कि जब 72 का वार होता है, बांग्लादेश वाला जो वार होता है, उस समय किसिंजर भी बहुत नाराज़ थे, निक्सन भी बहुत नाराज़ थे। उसके बावजूद इंदिरा गांधी ने एक तरह से कूटनीति में उनको हरा कर और ये काम किया, तो वो नाराज़गी भी बहुत समझ में आती है। मुरारजी भाई को लेकर भी ये बात कई बार आई है कि सीआईए के साथ उनके रिश्ते थे या नहीं। तो दरअसल समाजवादी आंदोलन के बहुत सारे लोगों को लेकर ये बात अलग अलग तरीके से कही जाती है। मैं एक सवाल बस इतना सा पूछ रहा हूँ कि क्या इंदिरा गांधी के पास और विकल्प थे, और उत्तर मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसके पहले जो स्थितियां थीं उन स्थितियों को आप कैसे देखते हैं? मतलब इमरजेंसी, तो इमरजेंसी के अलावा कोई और विकल्प था कि नहीं? इमरजेंसी लागू करने के पहले उन्होंने काफ़ी लोगों से मशवरा किया था, लेकिन उस समय स्थिति ऐसी हो गई थी इलाहाबाद जजमेंट के बाद कि हाँ, इलाहाबाद जजमेंट के बाद एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि उनको कुछ न कुछ तो करना था। और इस समय संजय गांधी का भी बहुत उत्थान होता है उनके दायरे में, और इंदिरा गांधी के जितने सलाहकार हैं उसमें संजय गांधी का बहुत अहम पद हो जाता है। और संजय गांधी गैर लोकतांत्रिक थे। उनका ये सोचना था कि किसी तरह इंदिरा गांधी को सत्ता में रखना चाहिए, और वो भी वही साजिश की नज़र से सब देखते थे। वो सीआईए की साजिश नहीं देख रहे थे, लेकिन वो देख रहे थे कि और यहाँ पे जो विपक्षी लोग हैं वो साजिश कर रहे हैं और किसी तरह इंदिरा गांधी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सच भी था। ये मतलब शुरू हुआ था कि जो जेपी आंदोलन शुरू हुआ था किसी और मुद्दे से, लेकिन 1974 के अंत तक जो आंदोलन का एक जो जोर था वो कम हो रहा था।
और उसके बाद जेपी ने भी ये निश्चय किया कि अब उनका आंदोलन इंदिरा हटाओ आंदोलन है। वो पूर्ण क्रांति पीछे हट गई और इंदिरा हटाओ का जो लक्ष्य था वो आगे हो गया। तो इंदिरा का भी सोचना सही था कि ये लोग ताने हुए हैं कि हमें गद्दी से हटाएं। तो जो पॉलिटिकल स्ट्रगल थी वो तो बिल्कुल साफ तौर से थी वहाँ पे। लेकिन सवाल था कि उस पॉलिटिकल स्ट्रगल को किस तरह से हैंडल किया जाए, और उसी में उनको जो मशवरा उस समय दी गई संजय गांधी से और सिद्धार्थ शंकर रे जिसने ये प्रपोजल दिया इमरजेंसी का, तो और फिर उनको फिर ये भी डर था ना, एक तो सलाह ये थी कि कुछ दिन तक वो जगजीवन राम को प्राइम मिनिस्टर बना दें, लेकिन फिर ये डर था कि एक बार जगजीवन राम प्राइम मिनिस्टर बने तो फिर छोड़ेंगे कि नहीं। उनका शक्की दिमाग भी था। तो ये सब बात तो थी, लेकिन जो मैंने किताब लिखने में कोशिश की वो ये कि ठीक है, इंदिरा गांधी का सत्ता में रहने का की जो चाह थी वो एक नज़दीकी कारण था, लेकिन उसका बहुत सा व्यापक कारण भी था, और इसीलिए उसके इतिहास में जाना ज़रूरी समझा हमने, और 1947 तक जाने किया। मैं इसी से, क्योंकि अभी हम पहले की बात कर रहे हैं, अघोषित आपातकाल की बात नहीं कर रहे, घोषित आपातकाल की बात कर रहे हैं, और ये रह के आपने अपनी किताब में 3-4 दफ़ा इसको पढ़ा गया है कि आप कह रहे हैं कि इसकी जड़ें इसके पहले हैं, यानी 70 का दशक, उसका बहुत अच्छा इन्होंने बताया, मिहिर ने पढ़ के सुनाया उन सब अंशों का, लेकिन आप कह रहे हैं कि एक पोस्ट कॉलोनियल एक समाज में जो एक लोकतंत्र में एक मतलब लोकतांत्रिक तरीके से वो चाह रहा है कि सोशल रेवोल्यूशन आए, जो एक तरह से अहद था, जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान का एक वादा था, वो पूरा नहीं हो पाया। वो तो एक बहुत, इसको एक बुनियादी कारण आप इसका बता रहे हैं, लेकिन उस पर मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा और बताएं कि तो क्या हम ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी एक तरह से कोडेड थी सिस्टम में, कि वो उसका होना एक तरह से उस तरह से एक एडमिनिस्ट्रेशन का बिहेव करना, एक अथॉरिटेरियनिज्म, एक बिल्कुल उस तरह का एक डेमोक्रेसी को तोड़ना, वो क्या उसमें उस कोड में था कि वो होना है, जब आपका फ्यूडलिज्म और लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन था समाज में। और उसके साथ जो संविधान सभा की बहस भी थी इस खास प्रोविज़न को लेकर, ये बहुत अच्छा किया कि आपने उसमें कोट किया है। और ये बात करते हुए हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों ने ये किताब नहीं पढ़ी है, तो लेखक से जितना निकलवा सकते हैं उतना बेहतर है, ये सारी चीज़ें किताब में हैं। तो संविधान सभा वाली जो बहस है जिसमें ये प्रोविज़न लाना था और कुछ लोगों ने हस्तक्षेप किया था, मैं चाहता हूँ उसको भी इसमें ले लेंगे तो थोड़ी सी पूरी बात। ठीक है, तो बहुत बड़ा सवाल। हाँ, ये बहुत ही बड़ा सवाल है, आप इत्मीनान से जवाब। तो इसमें मैं शुरू करना चाहता हूँ अम्बेडकर से, कि अम्बेडकर का कहना था कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र ज़मीन के ऊपरी तह पे केवल है, क्योंकि उसकी जड़ में जातिवाद है, सामाजिक और आर्थिक असमानता है, और इसीलिए जब उन्होंने संविधान प्रस्तुत किया था 1949 में, तो उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम आज़ाद हो जाएंगे, हमें राजनीतिक समानता मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ आर्थिक और सामाजिक असमानता बरकरार रहेगी, और इन दोनों का जो अंतर्विरोध है वो ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है। और इसीलिए उनका कहना था कि देश के नेता को इस दोनों के बीच में जो दरार है उस दरार को कम करें और मिटा ही दें। हिंदुस्तान की जो लीडरशिप है उनकी ये कोशिश रही कि ऊपरी तरह से एक आधुनिकीकरण से समाज का परिवर्तन हो और सामाजिक न्याय हो, और वो असफल रहा। वही असफलता मेरे ख्याल से 1960 के बीच के दशक से नक्सलाइट मूवमेंट ये सब शुरू होता है, और ये दुनिया भर में होता है। ये मैं
ये एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि जो हिंदुस्तान का उस समय का जो संकट है उसको आप अगर ग्लोबल तरह से देखें तो उस समय पाकिस्तान में, श्रीलंका में, चीन में, बांग्लादेश में, फिर चेकोस्लोवाकिया में, लैटिन अमेरिका में, फ्रांस में, सब जगह एक यूथ रिवोल्ट जो 1945 के बाद जो रिजीम चारों तरफ दुनिया में आई थी उनके खिलाफ एक अच्छा प्रोफेसर, ये मजेदार था कि नहीं कि लेफ्ट की जो रिजीम आई थी उनके खिलाफ भी था, जो नॉन लेफ्ट आई थी उनके खिलाफ भी था। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो यूरोप में लेफ्ट की रिजीम बनती हैं, आपने कहा तो एकदम से मुझे ध्यान आया कि यही वो पीरियड था जिस समय उनके खिलाफ भी शुरू होता है। चाहे आपने चेकोस्लोवाकिया का नाम लिया, रोमानिया में और भी बहुत सारी कंट्रीज में तुरंत उस समय शुरू होता है। और जो नॉन लेफ्ट बनी थी, डेमोक्रेटिक बनी थी, वहाँ भी ये होता है, और जो तानाशाही गवर्नमेंट्स बनी थी वहाँ भी ये होता है। तो ये अपने आप में बहुत मजेदार संयोग है। एक उस समय का समा था कि चारों तरफ एक असंतोष था कि जो भी वहाँ की सत्ता है वो सत्ता जो जनता को उन्होंने जो वादा किया था वो वादा पूरा करने में असफल रहे थे। तो सब जगह एक असंतोष, एक विद्रोह की भावना चारों तरफ चल रही थी। और उसी तरह हिंदुस्तान में भी विद्रोह की भावना 1960 के बीच के दशक, नेहरू के देहांत के बाद शुरू हुई। तो इस माहौल में इंदिरा गांधी के जो सत्ता है उसकी क्राइसिस होती है, जेपी की क्राइसिस, और उनका खुद के पावर की क्राइसिस है, और ये ज़्यादा व्यापक क्राइसिस है। और अब ये देखते हैं, ज़रा मैं अगर इजाज़त हो थोड़ा अब तक ले जाऊं कि लोकतंत्र की एक जो चुनौती है वो केवल उसकी प्रक्रियाओं के बारे में नहीं है। बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अंबेडकर के ख्याल से, उनके नज़रिए से डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की जो पहली जो सच्ची पहचान है वो ये कि हर आदमी का मूल्य समान हो, वो ब्राह्मण हो या दलित हो या इस कास्ट का हो या उस क्लास का हो, कि उसका मूल्य समान हो। ये रोजमर्रे के जीवन में एक समानता हो। उनके लिए डेमोक्रेसी का डेफिनेशन वो था। तो अगर आप उस नजरिए से देखें तो जो आज़ादी का जो वादा था, जो वादा उसको पूरा करने में असफल रहे 1960-70 में, और अब देखिए कि 2014 से 2024 तक हिंदुस्तान में असमानता अब दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गई। ब्राज़ील से ज़्यादा, साउथ अफ्रीका से ज़्यादा, यूनाइटेड स्टेट्स से ज़्यादा। तो ये डेमोक्रेसी की रियली चुनौती है कि ये असमानता को कैसे दूर किया जाए। तो जो कहते हैं ना, लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा, एक अग्नि परीक्षा 1975 में हुई, आज भी अग्नि परीक्षा है कि जो बेसिक मुद्दा है लोकतंत्र का वो बदला नहीं है, वो अभी भी है, और चुनौती और ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। मैं और सीमा दोनों आपको ले ही आते 2024 पे, उसके बिना तो बात बनती ही नहीं। इस किताब को पढ़ते हुए दो वाक्य मेरे दिमाग में अटक के रह गए, और एक जयप्रकाश नारायण का, जब वो कहते हैं कि अगर आरएसएस फासिस्ट है तो मैं भी फासिस्ट हूँ, और एक मधु का पत्र प्रमिला को लिखा हुआ जिसमें वो कहते हैं कि गांधी के अगर सबसे नज़दीक कोई है तो आरएसएस है। हालांकि प्रमिला दंडवते इस मामले में मुझे लगता है कि आखिरी दम तक वो समझौता करने को तैयार नहीं थी, यहाँ तक कि जनसंघ को जब शामिल करने की बात की गई जनता पार्टी में तो भी वो कोई बहुत खुश नहीं थी, लेकिन वही पार्टी अनुशासन मानते हुए वो मानती हैं। और हम लोग भी ये बात कहते हैं, और अक्सर कहा जाता है कि उस आंदोलन ने, वो जो जनता आंदोलन ने था, उसने आरएसएस को मुख्य धारा में लाने की बात की। मैं जनसंघ और बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, अब क्यों नहीं कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं कि आरएसएस कह लीजिए तो ये दोनों अपने आप हो जाते हैं। तो आरएसएस को मुख्य धारा में लाने का काम कहीं ना कहीं उस दौर में किया गया, और संपूर्ण क्रांति से इंदिरा हटाओ तक जाते ही
आरएसएस का वहाँ होना जो है वो अवश्यम भावी हो गया, क्योंकि बिहार में कम से कम आपने खुद भी लिखा है कि बिहार में जो पूरा मूवमेंट चल रहा था उसमें ज़मीनी जो फूट सोल्जर थे वो पूरा का पूरा आरएसएस कर रही थी। कट आप ये किताब जहाँ से शुरू होती है, अन्ना मूवमेंट होता है, और मैं कह सकता हूँ कि मैं उन गिने चुने लोगों में था जो ये देख पा रहा था कि फूट सोल्जर्स कहाँ से आ रहे हैं, और फिर हमारे यहाँ एक, आप क्रांति कहना चाहें क्रांति, प्रतिक्रांति करना चाहें प्रतिक्रांति होती है, और एक सरकार हमारे पास आ जाती है जो अब 10-11 साल से सत्ता में है। तो मेरा सवाल मेरे ख्याल से हो चुका है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये सवाल है ये किताब मैंने ये लिखनी क्यों शुरू की। 2011 में मैं दिल्ली में था और अन्ना हजारे की मीटिंग रामलीला मैदान में हो रही थी, और मैं वो मीटिंग में गया था, और वहाँ मैंने देखा कि बहुत सारे यंग लोग, युवा लोग थे, स्टूडेंट्स थे, यूथ थे, और उनमें एक सिर्फ जोश था। और फिर मैंने स्टेज पे देखा अन्ना हजारे को, तो मुझे लगा कि ये तो मैंने पहले कभी देखा है, कॉस्प्ले। और उसी तरह अब भी मेन जो मुद्दा है वो भ्रष्टाचार का है, बाकी कोई बात नहीं हो रही है, केवल भ्रष्टाचार की बात है। और उस समय मैं ये सोच रहा था कि इसमें आगे क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी क्रांति में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि नेक्स्ट डे क्या हो। क्रांति हो जाए, नेक्स्ट डे क्या हो, क्या सवाल होगा। और मैं उस समय यही सोच रहा था कि ठीक है, उस समय ये ऑक्यूपाई मूवमेंट भी चल रहा था चारों तरफ, अरब स्प्रिंग हुआ था, तो मैं उस नज़र से भी देख रहा था कि ये दुनिया भर में हो रहा है। दुनिया भर में लोग कह रहे हैं कि जो सत्ता है करप्ट है, भ्रष्ट है, उसको निकालना चाहिए, यहाँ भी हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे निकाल दिए तो उनको रिप्लेस कौन करेगा। और मैंने आपकी तरफ क्लियरली नहीं देखा था कि आरएसएस करेगा, लेकिन बाद में मैंने इसके बारे में लेख लिखा कि जो सेंट पॉलिटिशियन इंडिया में एक है, गांधी का भी था लेकिन गांधी का कुछ अलग था, जयप्रकाश नारायण का था सेंट पॉलिटिशियन, और उसके बाद अन्ना हजारे का था, कि ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं लेकिन भ्रष्टाचार से लगे हुए जो सामाजिक और आर्थिक सवाल हैं उसको नहीं जोड़ते। और इसलिए अगर ये केवल भ्रष्टाचार तक सीमित रहा तो एक मतलब ओपनिंग हो जाती है आरएसएस के लिए, और वही हुआ। तो वो 1975 में हुआ और 2014 में भी। अच्छा, करेक्ट, हम लोग वापस आएंगे इस पे, आज जो चल रहा है उस पे, लेकिन ये पूछना चाहूँगी आपसे कि कई लोग और ख़ास तौर से मीडिया की तरफ से ये बहुत बार बोला जाता था कि भारत का बहुत डाइवर्स वाइब्रेंट मीडिया है, और कितना आप देखिए उसने इमरजेंसी से वो निकल कर आया है, अग्नि परीक्षा या इनोक्यूलेट होकर आ रहा है। दोबारा अब उस स्थिति में हिंदुस्तान उसको स्वीकार नहीं करेगा कि फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, और हम तो बहुत आर्गुमेंटेटिव हैं, और हम लोग तो बहुत ही आज़ाद ख्याल है, और डीएनए में हमारी डेमोक्रेसी, मदर डेमोक्रेसी हैं हम लोग, मतलब एक अलग तरह का एक्सेप्शनलिज्म जो इसके पहले था, इस दौर के पहले। तो वो इनोक्यूलेशन क्यों नहीं रह पाया इंडिया में? मतलब ये जो एक दूसरा दौर आया, जो एक अघोषित आपातकाल, जो आप कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने तो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल को चुन के, मतलब को पिक करके उन्होंने डिक्लेयर की इमरजेंसी। उसके बाद जो हालात हमने देखे हैं पिछले 120 महीनों में, वो तो 21 महीने चली थी, तो उसमें भी वो इस तरफ इंगित करते हैं कि भाई आपकी फ्रीडम्स पे, प्रेस पे अंकुश है, जो एक इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स, जो सारे जो संस्थान थे जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो प्रोटेक्ट करें लोकतंत्र को और एक व्यक्ति के अधिकार को, और एक वन मैन इज़ वन वैल्यू की तरफ बढ़ाएं समाज को, वो कोलैप्स में थे। तो ये दोबारा ऐसी स्थिति कैसे आ गई कि थ्रू पॉपुलर विल एक ऐसे आप इलेक्ट कर रहे हैं, एक ऐसे एग्जीक्यूटिव को जो कि आपको हर्ट करेगी, आप पे अंकुश लगाएगी? एक तो मुझे ये लगता है कि इमरजेंसी का जो लेसन है वो हमने उस समय ठीक तरह से नहीं सीखा, क्योंकि लोगों का कहना था कि बाकी सब कुछ ठीक चल रहा था,
बस इंदिरा गांधी आ गई और उसी से गड़बड़ी हुई। और एक बार इंदिरा गांधी चली गई तो वापस रेलगाड़ी पटरी पर आ गई, सब कुछ ठीक है। हाँ, तो इसलिए, और इसके पीछे मकसद ये है कि लोकतंत्र की जो सही समीक्षा करनी चाहिए वो उस समय नहीं हुई, क्योंकि लोगों ने सोचा कि बस ये इंदिरा गांधी का खेल था, वो खेल खत्म हुआ। तो इसलिए लोकतंत्र की क्या चुनौती है वो करना उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात यह है कि उस समय से और अब में मीडिया का जो लैंडस्केप है बिल्कुल बदल गया है। ये इंदिरा गांधी की कमजोरी थी कि उन्होंने प्रेस सेंसरशिप किया। आज इनको प्रेस सेंसरशिप करने की जरूरत नहीं है। उनके अनुकूल, इसको गोदी मीडिया कहते हैं, वो है ये जो इलेक्शन अभी हुआ, तो मैं वहाँ पे बैठा था, मैं सोच रहा था कि इसको कैसे मैं अनुसरण कैसे करूँ। तो मैं ये आपके YouTube चैनल, रवीश कुमार के YouTube चैनल, ये सब देखता रहा और देख के एक बार मुझे ये पता चला कि ज़मीन में कुछ और हो रहा है। जब एग्जिट पोल आया तब भी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि कुछ होना है। तो मुझे लगा कि कुछ इस बार कुछ अलग होगा। तो मीडिया का पिक्चर चेंज कर गया है। तो एक तरफ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है तो वो तो बिल्कुल सरकार के तरफ है, लेकिन एक नया जो YouTube ऑल्टरनेटिव मीडिया जो इमर्ज कर रहा है उसमें कुछ नई रोशनी दिख रही है। तो जो आपका सवाल है कि क्यों वो जो प्रेस फ्रीडम और ये डेमोक्रेसी वगैरह हमने क्यों नहीं बनाया, मेरे ख्याल से कि एक जो होपफुल पिक्चर है वो ये है कि कुछ नई बात हो रही है, नया तरह का सोशल मीडिया में वगैरह में, कुछ आपके वायर में अलग तरह की खबर आ रही है, सूचना। तो लेकिन आपने, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी इससे बहुत हमें उम्मीद बनती है एक्सेट्रा। लेकिन जैसे जो वर्ल्ड वैल्यूज सर्वे और प्यू की रिपोर्ट देखें तो एक डिक्टेटर की चाहत जो भारत में है और जो तेज़ी से बढ़ी है पिछले कुछ सालों में, यहाँ तो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब वो मैं जोड़ सकता हूँ सीमा जी, बिल्कुल जोड़िए। 77 वाला जो था उसमें भले आरएसएस शामिल था, मैं उस सवाल में जानबूझ के मैंने नहीं जोड़ा था, उसमें भले आरएसएस शामिल था, लेकिन हिंदू वाला मामला बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं था, या इसको ऐसे कहें कि एंटी मुस्लिम वाला मामला बहुत डोमिनेटिंग नहीं था। मैं थोड़ा सा इस सवाल को खुल के करना चाहता हूँ कि ये जो इस बार 2014 के बाद आया है, ये सिर्फ आर्थिक और सामाजिक संकट के परिणाम के रूप में नहीं आया है, मेरा अपना ये मानना है, बल्कि सांप्रदायिकता जो मेन स्ट्रीमिंग जिसकी अभी नहीं हो पा रही थी, ऐसा नहीं कि वो नहीं थी, आपने इंदिरा जी का एग्जाम्पल दिया है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के एक इलेक्शन में इंदिरा जी ने जिस तरह से प्रचार किया था, सब लोग जानते हैं कि वो पूरा हिंदू उन्होंने लिया था और हिंदू मुस्लिम वोट बिल्कुल दो हिस्से में हो गए थे, वो सब था, बट मेन स्ट्रीमिंग उस तरह से सांप्रदायिकता की नहीं हुई थी। और आरएसएस जिस तरह से काम कर रही थी, अभी वो ओवरग्राउंड उतना दिख नहीं रहा था। 2014 के चुनाव में ये एक बहाना मिला और उस बहाने से ओवरग्राउंड होके ये आया और सांप्रदायिकता की पूरी मेन स्ट्रीमिंग हो गई। तो इस बार 1977 के अलग बेलछी अब भी हो रहे हैं, राहुल गांधी अब भी जा रहे हैं, लेकिन वो उनको चुनाव जिताने के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि एक पूरी जनता जो है वो कहीं ना कहीं आप कह लीजिए एक एकता महसूस करती है सरकार के साथ, और एक सैडिस्टिक प्लेजर उसके अंदर भरा हुआ है कि सब ठीक है, मुसलमान टाइट किए जा रहे हैं, तब तक सब ठीक है। तो यहाँ ये अघोषित इमरजेंसी है। और जो सवाल आप कह रही थी कि तानाशाह की स्वीकृति, उसमें ये जुड़ता है कि ये काम तानाशाह ही कर सकता है। एक मजबूत शासक ही जो है वो दलितों को, मुसलमानों को, इनको सबको टाइट कर सकता है, कमजोर होगा तो वो नहीं कर पाएगा। इस रूप में उस समय से काफी ज्यादा भिन्न नहीं है ये। एक तो परिवर्तन ये हुआ है उस समय से कि जो 1975-77 की जो क्राइसिस थी, वो क्राइसिस इस हिसाब से भी थी कि उस समय सवाल था कि सत्ता का जनता से जो संबंध है वो कैसे होगा, वो कैसे उसको नियंत्रित करेंगे। उस समय
जैसे आप इमरजेंसी के समय के स्लोगन को समझिए, वर्क मोर टॉक लेस। हाँ, तो ये, लेकिन उस समय, हाँ, अनुशासन, डिसिप्लिन, तो उस समय एक ये सोचना था कि जो जनता थी उसको पूरा भारतीय जनता की तरह से इंदिरा गांधी एड्रेस कर रही थी, और वो सफल नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर आपके दो अल्टरनेटिव निकलते हैं, एक तो कास्ट का और एक रिलीजन का, वो निकलता है। और 1990 की दशक में इन दोनों में मुठभेड़ होती रहती है, हाँ, मंडल का मंडल। और 2014 के बाद जब ये बीजेपी आती है पावर में, तो उनका सोचना यह है कि जनता से अब सत्ता का संबंध रिलीजन के थ्रू होगा, हिंदुत्व के थ्रू होगा। तो उस समय से ये बहुत अलग है, क्योंकि उस इंदिरा गांधी भी रिलीजन से छेड़छाड़ करती है, लेकिन इस तरह का एकदम जो कंसर्टेड कैंपेन और आरएसएस उसमें है, ये उस समय नहीं था। तो मेरे ख्याल से 2014 से ये जो सत्ता आई है और जिसमें आरएसएस का इतना बड़ा रोल रहा है, जितने शैक्षणिक संस्थान हैं, कल्चरल संस्थान हैं, सब पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो ये अलग तरह का एकदम सिस्टमैटिक जो कैंपेन है वो उस समय से अलग है। और अब इनकी कोशिश ये है ये कहने की कि विकास के लिए ये सब कब्जा, इस तरह की तानाशाही ज़रूरी है। बहुत लोग कहते हैं, मतलब यहाँ से भी लोग आते हैं यूएस में, जो कहते हैं कि हाँ ये सब कुछ मेगलोमेनिया है, लेकिन रोड तो बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। तो और उसके पीछे कहते हैं कि हिंदुस्तान में अगर लोग बात से नहीं माने तो लाठी की ज़रूरत होती ही है, इसलिए तानाशाही शायद हिंदुस्तान जैसे जगह में ज़रूरी है। एक तरह तो ये प्रोपेगेंडा है, लेकिन मैं ये भी सोचना चाहता हूँ कि अगर ये चुनाव में जो हुआ है, इसमें ये भी पता चल रहा है कि उसकी भी एक हद है, उसकी भी एक लिमिट है। और मैं तो ये सोच रहा था जब वहाँ से आ रहा था कि इस बार भारत में जाऊँगा तो महसूस कैसा करूँगा। यहाँ मैं जिस आने के पहले मैं पेरिस में था, वहाँ पे चुनाव के दौरान मैं था, और मैंने वहाँ देखा कि चुनाव जो हुआ उसका जो नतीजा निकला, लोगों ने एक जश्न मनाया और बहुत खुशी थी, अनएक्सपेक्टेड। हाँ, वहाँ सब लोग, यहाँ की तरह वहाँ भी मैरी ले पेन ने बहुत अहंकार से दावा किया था कि अपनी अगली सरकार तो हमारी सरकार होगी, और एग्जिट पोल भी नहीं कह रहा था, लेकिन वो तीसरे पोजीशन पर आए। तो वहाँ पे बहुत खुशी थी, एक मतलब लोगों को मतलब सांस मिलने की एक मौका उनको मिला, राहत मिली उनको। तो मैंने वहाँ पे मैंने देखा तो मैंने सोचा कि अच्छा मैं यहाँ जाऊँगा तो यहाँ कैसे रहा, क्योंकि पिछले 10 साल से मैं आते जाता रहा हूँ वहाँ पे। मुझे मतलब मेरे साथ पर्सनली व्यक्तिगत तौर से कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक घुटन सी महसूस होती थी हमेशा। मेरे साथ केवल एक छोटी घटना हुई, वो ये कि मैं जब ये किताब लिख रहा था उसके पहले मुझे फुलब्राइट फेलोशिप मिली थी। हाँ, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो उसकी सिलेक्शन कमेटी थी उसमें विदेश मंत्रालय के लोग थे, और उन्होंने मुझे ये फुलब्राइट फेलोशिप दी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो मैं वो फेलोशिप इस्तेमाल नहीं कर पाया, लेकिन मैंने किताब इसे लिख दी। तो उसके बाद मैं यहाँ आते रहता, तो
ये इस तरह के घुटन महसूस होती थी। और फिर प्रबीर के साथ जो एक तो इमरजेंसी के बाद इस समय और उसके बाद, और दोनों में एक जो अंतर है वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा। वो ये कि प्रबीर जब उठाया गया था ये गलतफहमी में कि वो देवी प्रसाद त्रिपाठी हैं, और उनको जब पुलिस थाने ले गया गया तो वहाँ एडीएम ने कहा कि इनके खिलाफ तो कोई आरोप नहीं है, मैं मीसा वारंट नहीं इशू करूँगा। फिर उन पर दबाव डाला गया तो उन्होंने इशू किया। लेकिन पॉइंट था ये कि एक कानूनी जो प्रक्रिया है उसको उन्होंने इस्तेमाल करना ज़रूरी समझा। अब ये हो गया है यूएपीए और पीएमएलए, ये सब जो लॉज हैं उसके अनुसार अब ये हो गया है कि जो सामान्य क्रिमिनल लॉ है उसके अलावा एक दायरा बन गया है जिसमें अगर आप पर कोई आरोप हो और आपको जेल दिया जाए तो आपके पास कोई कानूनी कोर्स नहीं है, बेल नहीं मिल पाता है। तो ये बहुत अलग हो गया है। और मेरे ख्याल से कि आप लोग ये देख रहे हैं कि ये कुछ हद से बाहर। मतलब पहले शायद ये होता था कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स, उसकी एक बड़ी अंडरस्टूड एक कैटेगरी थी, एक समझ थी। शायद अब वो उसको धुलमुल करने में बहुत सफल रही है सरकार पिछले 10-1 साल में, और शायद अब वो बदल रहा है, शायद ऐसा लग रहा है। मेरा एक सवाल है ज्ञान, आपकी किताब पढ़ के अंग्रेजी वाली ये भी अच्छा लगता है क्योंकि इसकी एक हैप्पी एंडिंग है ना। इसमें खुद जो डिक्टेटर है वो चुनाव की घोषणा कर रहा है, वो करवा रहा है चुनाव, चली सिर्फ 21 महीने जितनी बुरी चली, और वो फिर विपक्ष के नेताओं को रिलीज कर रहा है इलेक्शन के पहले। और मतलब एक थोड़े उसको या तो ये लग रहा है कि वो जीत रहा है, वो जीत रही हैं, जो भी है वो लग रहा है, तो इसकी एक हैप्पी एंडिंग है। लेकिन आज के तारीख में हम जब दुनिया में देखते हैं, आप वो एर्दोगान को देख लीजिए, आप जो एक बाकी जो अरब स्प्रिंग जो अनसक्सेसफुल रही, अफ्रीका के कई देश हैं, तो क्या डेमोक्रेसी के पास काट है इस तरह के अथॉरिटेरियनिज्म की, या हम एक अलग दौर में जा रहे हैं जहां वो एक डेमोक्रेटिक प्रॉमिस, एक ग्रेट भी ट्रांसफर ऑफ पावर होता है वगैरह, एक्सचेंजिंग ऑफ कीज ऑन द टेबल, अटल गोज अवे एंड मनमोहन सिंह वाज प्राइम मिनिस्टर। क्या अब हम एक और लेवल ऑफ एक अलग तरह की सिचुएशन में जा रहे हैं जब शायद डेमोक्रेसी जिस एज अंडरस्टूड के पास, मतलब अगर इस किताब को आप 2024 में लिख रहे होते तो और क्या क्या जोड़ते हैं? इसका टाइटल क्या होता? इसका टाइटल नॉट इमरजेंसी क्रॉनिकल्स 2। नहीं, एक तो ये है कि वहाँ भी लोग कहते हैं जो डेमोक्रेसी वगैरह पे काम करते हैं, वो कहते हैं, क्या टर्म है, नहीं, डेमोक्रेटिक स्लाइड बैक स्लाइडिंग। और जो बैक स्लाइडिंग का जो लैंग्वेज है ना, वो बहुत सॉर्ट ऑफ नॉस्टैल्जिक लैंग्वेज होता है कि पहले डेमोक्रेसी अच्छी थी, अब ये खराब हो गई है, वो वापस उन दिन पर कैसे चले जाएंगे। मेरे ख्याल से जो परिवर्तन जो हो रहे हैं समाज में, जो परिवर्तन में मीडिया में जो परिवर्तन हो रहे हैं, कैपिटलिज्म में जो परिवर्तन हो रहे हैं, इन सब को अगर नज़र में रखें तो हमें डेमोक्रेसी को भी अलग तरह से फिर सोचने की ज़रूरत है। केवल उसकी प्रक्रियाओं को नहीं, लेकिन डेमोक्रेसी का क्या मायने होता है। अगर हम देखते हैं कि क्या बात है कि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में जो वाइट वर्किंग क्लास है वो ट्रंप के सपोर्टर हो रहे हैं, कैसा हो रहा है? जब लोग कहते हैं कि ट्रंप की जो पॉलिसी है वो मजदूरों के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन वो उनके तरफ जा रहे हैं। तो कुछ तो ये परिवर्तन हो रहा है जिसमें हमें सोचना पड़ेगा कि लोकतंत्र को किस तरह चेंज किया जाए कि लोगों को एक सच्ची पार्टनरशिप की फीलिंग हो। हाँ, कि ये सरकार हमारी है, कि हम इसके पार्टिसिपेंट। लेकिन अभी देखिए जो
अभी हमने एक लेख पढ़ा कि ये जो बाइडेन थे, उनकी जो पॉलिटिकल टीम थी वो देखती थी जो बेस में जो लोग हैं कि ये बेस लोग इनको अलग रखिए और हम लोग जो अपने सलाहकार हैं या पॉलिटिकल सलाहकार हैं उनके ज़रिए से हम पॉलिटिक्स कर सकते हैं। और जब जैसे वो ख़त्म हुई और कमला हैरिस आई, कमला हैरिस की नहीं कि बहुत बड़ी वो लीडर है उनके, लेकिन एक ज़मीनी तौर पे एक आशा थी और आकांक्षा थी और ये इच्छा थी जो उभर के आई। तो उसको हमें डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए मोबिलाइज करना पड़ेगा। वो यहाँ भी वैसे ही कुछ करना है। हाँ, जब किसी देश के पास एक फिजिकली इंसेन और एक मेंटली इंसेन के बीच चुनने का विकल्प बच जाए इस देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के बाद, तो डेमोक्रेसी के बारे में दोबारा सोचने के की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो हम लोगों ने जितनी बात करनी थी करी, हम लोग घंटों अभी और बात कर सकते हैं, इस किताब में इतना कुछ है। एक दो बातें कह लूँ मैं अपनी भी, फिर आपके पास ही आना ही है, आप ही आखिरी हैं, पाठक जो हैं वही आखिरी हैं। तो मैं एक छोटी सी बात बस, जो कई बार निराशा होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हमारे बीच एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो दोनों इमरजेंसीज में जेल जा चुका है और उसके बाद भी मुस्कुराता हुआ बाहर निकलता है, तो वो उम्मीद वैसे भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। हमारे जैसे लोगों के लिए लगता है कि ठीक है यार, हम भी जाएंगे तो ठीक है, थोड़ा कम मुस्कुराते हुए सही निकल जाएंगे। जर्मनी में था सर, और जर्मनी में मैं चाह रहा था कि हिटलर से जुड़ा हुआ कुछ मिल जाए। तो वहाँ उज्ज्वल भट्टाचार्य हम लोगों के मित्र हैं, उन्होंने जानबूझ के मुझसे कुछ नहीं कहा। 2 दिन तक मुझे जो है अपना सब भड़ास निकालने के लिए पूरा मौका दिया कि मैं क्या क्या चाहता था। फिर वो एक वहाँ के हिस्टोरियन के पास ले गए, तो उन्होंने मुझसे बहुत मज़ेदार बात कही कि यहाँ तो हिटलर का कुछ नहीं है, लेकिन स्टालिन का घर जॉर्जिया में है जिसे देखने कोई नहीं जाता है। तो तानाशाहों के साथ ये भी होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और अब सवाल आप लोगों के पास। कि इमरजेंसी में भी यूथ दैट वाज अ ह्यूज फोर्स, एंड आपने 20 अन्ना हजारे की मूवमेंट में भी बोला, यू कुड सी कि यूथ को एक पेन पॉइंट है, समझ आ गया। सो आई थिंक वन थिंग इज देयर, द इलेक्शन रिजल्ट जो अभी भी हुआ है 24 में, यूथ के पास ऑप्शंस ही नहीं है, यू नो, इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, एंड एक एंग्स्ट है। तो ये तो देयर इज अ लार्ज कम्युनिटी विच इज, जो बिल्कुल समझ रही है कि ये जिस डायरेक्शन में नैरेटिव जा रहा है, हमारे लिए इसमें कुछ नहीं है, हम इस देश के पार्टिसिपेंट्स एज यूथ में हमारा ऑप्शन नहीं है। बट माय क्वेश्चन टू यू इज कि अगर आप जस्टिस देखें, इमरजेंसी के टाइम से भी अगर आपके साथ किसी भी सिटीजन के साथ कुछ नहीं होता है, तो इट्स बैक टू द कोर्ट्स एंड द लॉ। लीगल रिफॉर्म्स के लिए इस देश में 50 साल से आप कोई प्रिविलेज्ड हो, मिडिल क्लास हो, कुछ भी हो जाता है, जब वो 2 लड़का लड़की बाइक पे जाते हैं और एक पोर्श से उड़ जाता है, वो आज भी आप देखिए उनका कोई जस्टिस नहीं है। अगर कुछ जहां फ्रेमवर्क चेंज होना है, इस पे ध्यान क्यों नहीं है? हाउ कम लीगल रिफॉर्म्स या पुलिस रिफॉर्म्स पे, चाहे वो इमरजेंसी का टाइम था चाहे अभी है, एक फोर्स इकट्ठी यंगस्टर्स की कम्युनिटी में ये क्यों नहीं है कि इसके सिवाय तो कोई होप ही नहीं है? ये क्यों नहीं आ रहा है? व्हाट्स द रीजन कि ये सवाल के साथ अपना परिचय भी दे देंगे तो हम सब लोगों को अच्छा लगेगा। योगेश, अच्छा, हाँ, मेरे ख्याल से न्यायपालिका और लॉ में परिवर्तन तभी होगा और वो जस्टिस तभी मिलेगा जब ज़मीनी कोई मूवमेंट हो। उसके अलावा ये जज लोग अपने आप में कोई चेंज नहीं करेंगे। और अगर आपकी आशा जजों पे है तो नहीं, तो फिर यू नो ये थिंग्स आर बैड। नहीं, बट अन्ना हजारे मूवमेंट में जब आपने देखा कि देयर वाज दैट अपसर्ज एंड पीपल वांटेड, हाउ कम वो फोकस नहीं, वो कोऑर्डिनेट होके इस डायरेक्शन में नहीं जाता है कि हमारा लॉज ही नहीं है, अब जस्टिस ही नहीं है, तो किस देश में क्या हो सकता है?
अब आपको उठा के जेल में डाल सकते हैं, जैसे भी आपने बोला, कोई कुछ नहीं कर सकता. इवन द एजुकेटेड, द इंटेलिजेंट, द जज, नोबडी कैन हेल्प यू. बट इसके खिलाफ कोई ख्याल ही नहीं है. नहीं तो ये सारे मूवमेंट सर जो बता रहे थे कि ये सारे मूवमेंट फाइनली जो है सत्ता बदलने के मूवमेंट में सिर्फ रह जाते हैं. संपूर्ण क्रांति शुरू होती है, इंदिरा हटाओ हो जाती है, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू होता है, कांग्रेस हटाओ होकर रह जाता है. तो वही मेन बन जाता है और फिर उसके बाद जो सत्ता में आता है उसको कानून से फायदा मिलता है. सबको ये ताकत चाहिए किसी को उठा सके. एक तो जब ऑक्यूपाई मूवमेंट शुरू हुई थी तो उस समय एक सवाल उठा था कि ऑक्यूपाई मूवमेंट लीडरलेस थी, और एक तरह से उसकी एनर्जी उसी के कारण थी कि कोई उसका स्ट्रक्चर नहीं था. लेकिन ये क्रिटिसिज्म भी हुआ कि ये तो ठीक है कि ज़मीनी तौर पर इतना अपसर्ज हो रहा है, उमंग लोगों में था, लेकिन उसको अगर आप चैनलाइज नहीं करके कुछ ऑर्गेनाइज नहीं किए तो वो तितर बितर जाती है. उसी तरह 1975 में भी हुआ. जयप्रकाश नारायण ने शुरू में 74 के शुरू में ये संपूर्ण क्रांति के लिए कुछ उन्होंने बिहार में कोशिश की कि यहाँ पे समिति बनाई जाएगी और समिति में जो गांव में काम होगा. लेकिन जैसे पॉलिटिक्स बढ़ती गई फिर उन्होंने सोचा कि वहाँ पे तो ज़्यादा काम नहीं हो रहा है, इसलिए उनका भी जो ध्यान था वो पार्टी पॉलिटिक्स की तरफ चला गया. तो ये तो एक चुनौती है कि हम युवा में जो एक एंथुजियाज्म है उसको किस तरह संगठित करके एक दिशा दें. और सवाल? सबसे पहले तो मैं अभी आपकी वो इमरजेंसी क्रॉनिकल्स पुस्तक मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन आज का जो वातावरण है, एक चीज़ हम जो महसूस कर रहे हैं वो ये है कि सभ्यता का पतन हो रहा है. तो इसलिए हमारी जितने भी डेमोक्रेटिक या गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स हैं उसमें एक जो नैतिकता का अभाव है, इट्स बैंक्रप्सी ऑफ वैल्यूज. तो ऐसे वातावरण में हमारे युवाओं को क्या दिशा दी जाए. और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी जिस तरीके से हमारे पर हावी हो चुका है तो उसका भी सदुपयोग नहीं हो रहा है. तो दोनों शक्तियों का हमें सामना करना पड़ रहा है, नकारात्मक और सकारात्मक. तो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है और सकारात्मक शक्तियों को लिए हम जो हमारी शिक्षा की प्रणाली है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें बहुत सारे वैल्यूज़ के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन उसको कार्यान्वित लाने के लिए वो इंटेंशन नहीं है क्योंकि इसके पीछे आइडियोलॉजी है. तो ये सारे प्रश्न जो है समस्या या इतना पेचीदा हो चुका है. द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टुडेज लाइफ इज सो ग्रेट दैट द ऑप्रेस्ड विल गेट मोर एंड मोर ऑप्रेस्ड. सर एक रिक्वेस्ट है मेरी, सर एक रिक्वेस्ट है मेरी, नहीं जस्ट अ मिनट सर. यस, क्वेश्चन पे आइए सर, और क्वेश्चन 2 लाइन का होता है, अदरवाइज बाकी लोग नहीं पूछ पाएंगे. बिल्कुल. तो एनी सजेशन कि कैसे हम एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं. देखिए, मैं इतिहासकार हूँ. ये फ्यूचर को किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाए इसमें मैं ज़्यादा सलाह नहीं दे सकता हूँ. एक किताब आई है और उस किताब के बारे में इतनी सारी बात हुई है, बेहतर ये होता कि उस किताब में क्या आप उम्मीद कर रहे थे वो है या नहीं है, इस पर सवाल पूछा जाता. बाकी ये ऐसी बातें हैं कि मैं तो YouTube चलाता हूँ, रोज़ आधे घंटे करनी पड़ती हैं, और जगहों पर भी आधे घंटे 1 घंटे होती हैं. तो 1-1 मिनट का छोटा सा सवाल पूछ लीजिए ताकि लेखक से मैक्सिमम यहाँ पे निकाल के आइए. वैसे भी हिंदुस्तान में नहीं रहते, दोबारा पता नहीं कब मिलेंगे आपसे. आपके सवाल का जवाब पहले दिया था कि डेमोक्रेसी को एक नए तरह से सोचना होगा, वो बहुत पावरफुल जगह है. सिस्टम की बात ही कर रहे थे, अम्बेडकर वाली जो बात की उन्होंने, एक मेरा नाम अभिनव है सर. एक सवाल, और थोड़ा सा हो सकता है अकादमिक किस्म का भी वो सवाल हो. केवल अगर अपना ध्यान हम आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रक्रियाओं के नेचर पर रखें तो 2014 का दौर और जिस पर आप लोग बात कर रहे थे 75 से 77 का दौर, इमरजेंसी का दौर, उसमें कुछ कॉन्टिन्यूटीज बहुत ही सहज रूप में दिखाई दे जाती हैं और रप्चर्स भी हैं बीच बीच में जो कि
जाहिर है वेल डॉक्यूमेंटेड है। तो सिविक एंगर का कैरेक्टर एक किस्म का जो उस दौर में दिखता है और इस दौर में दिखता है, और जाहिर है उसके केंद्र में मोबिलाइजेशन, करप्शन का इशू रहा। एक डिसिप्लिनरी स्टेट का जो इमरजेंस जिसे हम ट्रेस करते हैं वहाँ से और उसके बीच में, तो मुझे लगता है कि एक कॉन्टिन्यूटी के फ्रेमवर्क में भी इन डिबेट्स को ट्रेस करना चाहिए। और जो सांप्रदायिकता का जो प्रश्न है कि वो किस तरीके से एकदम नेकेड फॉर्म में अभी राज्य के साथ एकदम अलाइंड सी दिखती है, बल्कि एक सांप्रदायिक फोर्स ही सत्ता में है एक तरीके से। तो एक ऑब्जर्वेशन ये भी आता है हिस्ट्री के अंदर कि किस तरीके से राज्य के प्रतिनिधि 1975 से पहले इन धार्मिक नेताओं से निगोशिएट नहीं करते थे, और जो आर्थिक प्रश्नों पर होने वाली गोलबंदी होती थी उनके नेताओं को बहुत गंभीरता से लेते थे। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद से लगातार धार्मिक नेता उन नेगोशिएशन प्रक्रियाओं और धार्मिक संगठन उन नेगोशिएशन प्रक्रियाओं के केंद्र में आते चले गए, और इस रूप में भी उस कॉन्टिन्यूटी को देख सकते हैं कि अंत में 2014 में फिर वो एक उसी किस्म का कैरेक्टर एक पूरी सत्ता एक्वायर कर ले जाता है। तो ब्रॉडली दो ये ऑब्जर्वेशंस। आपने अच्छा विश्लेषण दे दिया कंटिन्यूटी का। और 1975 के पहले भी जो वो जिस तरह से हस्तक्षेप कर रहे थे उस पर डॉक्टर साहब ने अपनी किताब में बहुत डिटेल में बात किया, खास तौर पे जो वो गो हत्या विरोधी आंदोलन है जिसमें संसद पे ये लोग जाते हैं, उसमें बहुत डिटेल किया। और उसमें एक बहुत खूबसूरत वाकया है कि कामराज इंदिरा गांधी से नाराज थे, ये आप सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वो इसलिए भी नाराज थे कि दोपहर में उस दिन उनकी नींद टूट गई थी, जो कभी नहीं होता था। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, उसको आप पढ़िए, उस पूरी कंटिन्यूटी को बहुत कायदे से उन्होंने लिया है। अगला सवाल लें या ज्ञान जी कुछ कहना चाह रहे हैं? I have one last, I'm sorry, I just, Bangladesh and Sri Lanka, similar youth-led revolutions. Do you think these will also disintegrate the way 75 and 14 did? किताब में हमने लिखा है कि बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान में उस समय सब जगह एक तरह से यूथ और स्टूडेंट्स की रिवोल्ट चल रही थी। और इंदिरा गांधी को जब मुजीबुर रहमान की हत्या हुई तो हमने किताब में लिखा है कि इंदिरा गांधी कन्विंस हो गई कि CIA ने वो उनकी हत्या असैसिनेशन करवाई है और अब मेरी बारी है। पता नहीं कितना वो इस पर विश्वास करती हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा लिखा उस समय। तो उस समय का एक जो माहौल था वो मेरे ख्याल से बहुत सब जगह एक मीर ने कहा एक बेचैनी का माहौल था। यूथ और स्टूडेंट्स में सब परिवर्तन चाहते थे और सब जगह परिवर्तन हुआ उस समय। कुछ अच्छी तरह हुआ, कुछ बुरी तरह हुआ, लेकिन परिवर्तन तो हुआ। उस समय डॉक्टर साहब ने मधु लिमाय का एक पत्र कोट किया है और उसमें एक कविता है जिसका मिहिर ने बहुत सुंदर अनुवाद किया, और मैं कह सकता हूँ कि मिहिर पक्का कविताएं लिखते होंगे ये सुनने के बाद, पढ़ने के बाद। मैं उसको अगर आप इजाज़त दें तो पढ़ दूँ। ये विलियम शेक्सपियर के नाटक रिचर्ड सेकंड से है। खोखले मुकुट के भीतर जो एक सम्राट के नश्वर कपाल के गिर्द ठहरा है, मृत्यु अपना दरबार लगाती है और होता है शबे रोज तमाशा। उसकी शान और शौकत पर दांत निपोड़ती है और उसका राज्य निगल जाती है। उसे सांस भर लेने की मोहलत देते या ज़रा जलवा दिखाने का। राज सत्ता बचानी है तो भय और आतताई होना होगा। उसे आत्महंता गर्व और व्यर्थ के दंभ से भर देती है, जैसे कि यह नश्वर शरीर जो हमारे जीवन को धारण करता है यह बना है अभेद्य धातु का। अंत में एक ज़रा चोट से ढह जाती इस नश्वर शरीर की इमारत ऐसे होती है विदाई सम्राट की। बहुत सुंदर अनुवाद है, बहुत खूबसूरत अनुवाद है। नहीं, सवाल नहीं है मेरे ख्याल से। जो राहुल पूछ रहे थे वो
अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है उस पर आपकी टिप्पणी चाह रहे थे कि क्या हम पुराने सबक से इस वर्तमान को समझने में कोई मदद मिल सकती है हमें? केवल मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है वो तो एक शेख हसीना के सत्ता के खिलाफ और उन्होंने जो भी डेमोक्रेसी की विकृति की है उसके खिलाफ वो हो रहा है। और वहाँ पे भी इस समय ये स्टूडेंट्स और यूथ का बहुत बड़ा रोल है। वहाँ से कोई एक जर्नलिस्ट मुझे बता रही थी कि स्टूडेंट्स वहाँ पे अब ये तय कर रहे हैं कि लॉ कैसे चलेगी, जुडिशरी कैसे चलेगी। उनको इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन क्रांति में ये सही होता है, सब चीज़ सिर्फ नहीं होती। आप कोई भी क्रांति को देखिए कि जब क्रांतिकारी सत्ता में आते हैं तो वो कहते हैं कि जनता के नाम पे हम ये कर रहे हैं। तो वो तो एक नई चीज़ वो स्थापित कर रहे हैं, लेकिन वो नई चीज़ स्थापित करने में उनको जनता का नाम लेना पड़ता है कि जनता के नाम पे हम ये कर रहे हैं। तो उसी तरह अब वो हो रही है। अब क्या बांग्लादेश हिंदुस्तान में होगा ये कहना मुश्किल है, और पता नहीं, इसकी टिप्पणी आप कर सकते हैं। बट एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क है उसमें, क्योंकि मुझे लगता है मेरे ख्याल में जो इस वक्त श्रीलंका में अर्गलाया या बांग्लादेश में हुआ है, वहाँ पर वो जो प्रक्रिया है, एक उनकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया ऑफ इलेक्शंस प्रोसेस, उसके थ्रू नहीं हुआ। वो उसके जो 77 में होता है वो तो आपके डेमोक्रेटिक प्रोसेस से होकर गुजरता है। तो मुझे लगता है देयरफॉर पैरेलल्स थोड़े शायद अलग हैं उसमें, और जो बांग्लादेश और श्रीलंका में हुआ है वो बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी। असल में सीमा जी, सवाल ये है कि क्या आज वो हमारे देश में हो सकता है, और मेरा मानना है कि नहीं हो सकता है और नहीं होना चाहिए। मेरा अपना मानना है। कोई और भी सवाल? हाँ, हेलो, सबसे पहले तो मैं सभी टीम को धन्यवाद करूंगा कि आप सब ने यहाँ सबको बुलाया, वो इकट्ठा किया। शायद ये हमारा इस हॉल में दूसरी बार आना हुआ है, और इसके लिए आपको भी धन्यवाद, सबको, टीम को। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अभी भाई मेरा कह रहा था कि ज़मींदार का बेटा जो है एक टीचर के साथ रेप करता है और कहता है कि क्या कहते हैं, ऑपरेशन करवा दीजिए। शायद पिक्चर में सभी देख लेते, लेकिन आज के समय में भी ऐसा हो रहा है। और मैं कहना चाहूँगा कि एक तो सबसे पहली बात यह है कि शिक्षा जिनके पास नहीं है उनकी सोच ऐसी रहती है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। और मैं कहूँगा कि अगर सरकार शिक्षा पे थोड़ा सा ध्यान दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बिना शिक्षा के कोई काम नहीं हो सकता। और हमारे साथ भाई साहब भी कह रहे थे कि भारत में कम रहते, बाहर ज़्यादा रहते हैं। ये भी एक शिक्षा के उससे ही जा रहे हैं। और शायद अगर भाई साहब पढ़े ना होते तो शायद वो भी ऐसा नहीं कर सकते थे। धन्यवाद। हम लोग बाहर फिर और बातें करेंगे। आगे और कोई सवाल? और मैं तो कहूँगा कि सरकार से इस चीज़ को आप भी अगर कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, शिक्षा को थोड़ा सा फ्री। धन्यवाद। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सर आपकी बात फिर भी सरकार सुन लेगी, हम कहेंगे तो बिल्कुल नहीं सुनेगी। और कोई सवाल है? तो इस किताब का अंतिम पैराग्राफ जो है
उसकी कुछ पंक्तियां मैं यहाँ आप लोगों के बीच रखता हूँ कार्यक्रम समाप्त करने से पहले। वाजिब यही होगा कि किताब के अंतिम शब्द डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के हों। 24 नवंबर 1949 को संविधान सभा के समापन सत्र में व्याख्यान देते हुए इस दलित संविधान निर्माता ने सर एक सेकंड, आपकी बात हम सबने सुनी ना, अब आप भी सुनिए। 24 नवंबर 1949 को संविधान सभा के समापन सत्र में व्याख्यान देते हुए इस दलित संविधान निर्माता ने जॉन स्टुअर्ट मिल को उद्धृत कर नागरिकों को चेतावनी दी थी कि एक महान नेता के चरणों में अपनी स्वतंत्रता को सौंपकर वे अपनी स्वतंत्रता को नष्ट न करें। उन्होंने कहा था कि संवेदनशील भारतीय नागरिक भक्ति के चंगुल में आसानी से पड़ जाते हैं। धर्म में तो ये किसी किस्म के खतरे का कारण नहीं बनता, लेकिन राजनीति में यह निश्चित ही पतन और अंततः तानाशाही की ओर अग्रसर मार्ग है। मैं नहीं जानता कि बाबा अंबेडकर आज होते तो बाबाओं की भक्ति में डूबे और नुकसान फायदे के भंवर में डूबते उतराते भक्तों को देखकर क्या कहते, आधी लाइन ठीक कर लेते शायद। नहीं, आधी लाइन उसमें ठीक है, राजनीति धर्म में नुकसान नहीं करता, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि उसमें भी नुकसान हो रहा है। बहरहाल तो आप सब आए, हमारे साथ इतने समय रहे, ज्ञान जी को सुना, आप सबके हम बहुत आभारी हैं। ज्ञान जी ने समय निकाला और ये बातचीत संभव हुई। अशोक पांडे जी, सीमा चिश्ती जी ने समय निकाला ज्ञान जी से बात करने के लिए और बहुत तैयारी की। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये किताब का जो हिंदी अनुवाद हुआ, ये मेरे लिए बहुत प्रशंसा की बात है, क्योंकि हम किताब लिखते हैं जैसे हिंदुस्तान के लिए, और बहुत बार ये होता है कि जो बहुत लोग पाठक के पास ये किताब नहीं पहुंचाती, तो इसलिए मिहिर जी का बहुत धन्यवाद, उन्होंने ये जो अनुवाद किया। निरुपम जी और राजकमल प्रकाशन का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने प्रकाशित किया, और आपकी टीम ने जो पूरा यहाँ पे आयोजित किया है उसके लिए भी बहुत आभारी हूँ, और सीमा और अशोक जी। इतने सुंदर शब्दों में आपने आभार जैसे जताया है तो हम लोग को याद आ गया है कि उपहार भी देना है। अशोक जी मंच पर आए कृपया। धन्यवाद कर लेते हैं। हाथ में लेना तो किताब भी ले लेते ना। नहीं, किताब भी रविकांत जी, अशोक जी याद कर रहे हैं, मैं नहीं याद कर रहा हूँ, मैं तो भूल चुका। हाँ, आ रहे जी जी। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम दिल से आभारी हैं वाकई। इस मौसम में और लॉन्ग वीकेंड के इस ये में हमें जितनी उम्मीद थी, आप लोगों की उपस्थिति ने हमारी उम्मीद को छोटा किया और हौसले को बड़ा किया। हम लोग फिर बहुत जल्दी एक अच्छी किताब पर बातचीत के लिए इकट्ठे होंगे, उस समय आपको फिर याद करेंगे। आप लोग समय निकाल कर आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा।
आप लोग किताब पढ़कर अपनी राय सोशल मीडिया पर या राजकमल के ईमेल पते पर ज़रूर लिखिएगा। जो कमियां हों ज़रूर बताइएगा। आने वाली किताबों में भी हम ध्यान रखेंगे और इस किताब में भी ठीक करेंगे। धन्यवाद।